नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी अपने इतिहास के सबसे बड़े खतरे को झेलते हुए और अपने सैकड़ों साथियों के शहादत को झेलने के बाद और गद्दारी के सबसे बड़े नमूने सोनू रुपेश के गद्दारी को झेलने के बाद भी डटी हुई है अपने मोर्चे पर। वह लगातार संघर्ष कर रही है और सरकार के कगार ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसके तमाम जोखिमों के बाद भी अपने सुरक्षित ठिकानों पर न केवल सुरक्षित है बल्कि अपनी गतिविधियों को आगे ही बढ़ा रहे हैं। विगत दिनों जिस तरह से लगातार सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं, यहाँ तक कि महासचिव बासवराज तक की हत्या हुई है, 8 केंद्रीय कमेटी सदस्य की हत्या हुई है और सोनू जैसे गद्दार पार्टी को छोड़ करके भाग गए हैं और पुलिस को सारी सूचनाएँ उपलब्ध करवाए हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके बीच में भी पार्टी अगर डटी हुई है, खड़ी है अगर, तो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया की तमाम क्रांतिकारी जनता के लिए ये गर्व का क्षण है। आज भारत की ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी सरकार सीपीआई माओवादी को समूल नष्ट करने के लिए डेट पर डेट तैयार कर रही है और इन डेटों के बीच वे अपने हजारों की तादाद में फोर्स को माओवादियों को खत्म करने के लिए भेज दिया है। दसियों हज़ार की भेजना संभावना है जो अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन आदि से लैस है, हेलीकॉप्टर्स या फिर हवाई जहाज़, इन चीज़ों से लैस होकर के उन क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए, मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इसके बाद भी एक भी नहीं मिल रहा है तो सीधा सा मतलब है कि गद्दारी का जो इतिहास सोनू ने कायम किया था, जिस तरह से मुखबिर बन करके पार्टी के अंदर रहते हुए और पॉलिट ब्यूरो मेंबर के पद का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जिस तरह से अपने ही साथियों के लोकेशन को सरकार को बताने का काम किया, जिस कारण कि बड़े पैमाने पर माओवादी शहीद हुए, मारे गए। और अब जब उसी सरकार को माओवादियों अब सोनू का कोई मुखबिर काम नहीं कर रहा है, सोनू के जितने भी जानकारियां थी वो उसके पास नहीं रहा है अब नई स्थिति में, तो अब नुकसान लगभग शून्य के बराबर हो गया है। तो इन घटनाओं को अगर गौर से देखें हम अगर, तो साफ है कि जितने भी लोगों की हत्याएं हुई है, तकरीबन 700 लोगों की हत्याएं होने की बात सामने आ रही है। 700 लोगों की हत्याओं में सोनू की गद्दारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यही कारण है जितने भी लोगों की हत्याएं हुई है माओवादियों की, वे तमाम लोग सोनू के ही क्षेत्र में मारे गए हैं, या तो उस क्षेत्र से गुजर रहे हैं या उस क्षेत्र में आ रहे हैं, या तमाम लोगों की हत्याएं उन्हीं के क्षेत्र में हुई है जिसका कि इंचार्ज सोनू थे। जिसका इंचार्ज सोनू नहीं थे वहाँ पर हत्याएं नहीं हुई है, वहाँ पर घटनाएं भी ना के बराबर हुई है। जबकि इसके उलट पीएलजी ने लगातार 160 से अधिक एक्शंस पुलिस पर किए हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच माओवादियों का एक पत्र सेंट्रल कमेटी की तरफ से फिर आया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। इस मसले में इन्होंने काफ़ी सटीकता से और एक कुशल नेतृत्व की परिचय देते हुए इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया है। कहा जाता है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को महासचिव देव जी के नेतृत्व में लिखा गया है या देव जी के द्वारा तैयार किया गया है। ये पत्र प्रवक्ता अभय के नाम से ही जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभय नाम एक पद है, ना कि किसी व्यक्ति का नाम रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसे प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया जाएगा वो अभय के नाम से ही बयान देंगे केंद्रीय कमेटी के लिए। इसीलिए ये पत्र भी जो है, जो 5 नवंबर 25 को लिखा गया था, आज हम लोगों को मिला है। इसीलिए इसकी जानकारी हम आज दे रहे हैं, जिसे आप कल सुबह देखेंगे जब ये आपके हाथ में जाएगा। तो इस पत्र में क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मामले में यह पत्र कई चीज़ों को स्पष्ट करता है और क्या है इस पत्र के मजमून में, आइए।
सीपीआई माओवादी के द्वारा लिखा गया ये पत्र है, दो भाषा में था, एक तेलुगु था और दूसरा इंग्लिश था। मेरे पास दोनों ही भाषा के पत्र मौजूद हैं, और लेकिन मैं इसका एआई से अनुवाद करा करके मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पत्र का भाषा शैली पर गौर करें अगर, तो भाषा शैली अद्भुत है, और इतने शानदार भाषा शैली का उपयोग करते हुए बिल्कुल सटीकता से जिस पत्र को तैयार किया गया है, आप उनके कुशल नेतृत्व का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इस पत्र में दर्ज है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी, प्रेस विज्ञप्ति 5 नवंबर 2025। राजनीतिक रूप से पतित देशद्रोही सोनू और सतीश को हमारी पार्टी की लाइन की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दीर्घकालिक जनयुद्ध की लाइन पर चलती रहेगी। ये उन्होंने हेडिंग बनाया है, और इस हेडिंग के तहत उन्होंने साफ कर दिया है कि सोनू और सतीश को हमारी पार्टी की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये बात हो रही है तो एक चीज़ और गौर करने की वाली बात है, सतीश ने बार बार इस बात को रिपीट किया है कि वो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, जबकि माओवादियों द्वारा जारी किए गए जितने भी पत्र हैं प्रेस विज्ञप्ति, उन तमाम प्रेस विज्ञप्ति में इस चीज़ को स्थापित किया गया है कि रुपेश जो है, टक्कापल्ली वासुदेवा नाम उनका है वास्तविक, वे जो हैं सेंट्रल कमेटी के मेंबर नहीं थे, बल्कि उन्होंने लिखा है हर बार SZC, माने स्पेशल जनरल कमेटी मेंबर। तो इससे आप जाहिर होता है कि रुपये से गलत जानकारी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं अपने पद के बारे में। हो सकता है कि सीसी का नाम लेने पर उनको अधिक पैसा मिला हो, इसलिए शायद वो सीसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पार्टी ने हर बार उनको जब इस्तेमाल किया है, वो दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी DKSZC का ही उनको मेंबर बताया है, सेक्रेटरी भी नहीं बताया है। अगर सेक्रेटरी होते तो माना जा सकता था कि वो CCM होते, लेकिन जब सेक्रेटरी भी नहीं है, सिर्फ मेंबर है, तो CCM होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ये हो सकता है कि वो पैसा लेने के लिए या अपनी गद्दारी का इनाम पाने के लिए जो अपने खुद को CCM का मेंबर घोषित किए हों। खैर, आगे पत्र में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक कुशलता का परिचय इनकी लेखनी से चलता है। इस पत्र में लिखे हैं, हमारी पार्टी CPI माओवादी की केंद्रीय समिति और पोलिट ब्यूरो के सदस्य सोनू और दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी के सदस्य सतीश ने अवसरवाद और विनाशकारी रवैये से कुछ अन्य कैडरों को धोखा दिया और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजनीतिक रूप से पतित दोनों ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों के साथ समझौता किया। उन्होंने योजना के अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 3 महीने पहले, मतलब आत्मसमर्पण के 3 महीने पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रेस में घोषणा की कि सोनू ने आत्मसमर्पण करने के लिए उनसे संपर्क किया है। सतीश ने पत्रकारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की। इन वार्ताओं के आधार पर गढ़चिरौली जिला पुलिस अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि इन क्षेत्रों में अभियान थोड़े समय के लिए निलंबित रहेगा। नारायणपुर जिला पुलिस अधिकारी ने आदेश जारी किए। इन दोनों राज्यों में गढ़चिरौली, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के सरकारी सशस्त्र बलों ने सुरक्षा प्रदान की। दोनों राज्यों की सीमा पर इंद्रावती नदी के तट पर 13 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर को उनके आत्मसमर्पण तक भारी संख्या में सेना तैनात रही। उनके आत्मसमर्पण को सुगम बनाया गया। इस प्रकार दोनों ने वर्गीय सामंजस्य और राज्य के साथ मिली भगत की प्रवृत्ति के साथ अपने पिछले दशकों के राजनीतिक जीवन का अंत कर दिया। भारतीय राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर चुके सोनू और सतीश अपने राजनीतिक पतन को छिपाने के लिए पार्टी लाइन को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देश की मौजूदा परिस्थितियों में बदलाव के कारण दीर्घकालीन जनयुद्ध की रणनीति पुरानी पड़ गई है, इसलिए वे सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से
स्थगित कर रहे हैं और खुले तौर पर जनसंघर्षों में भाग ले रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के महासचिव कमरेड नम्बाला केशव राव ने शहीद होने से पहले हमें कहा था कि हथियार डाल देने चाहिए और शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये सरासर झूठ है। सोनू और सतीश तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ये बातें कह रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ना चाहिए कि अगर नम्बाला केशव राव जो महासचिव हैं सीपीआई माओवादी के, अगर उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए और हथियार डालने के लिए इनको आदेश दे दिया था, जैसा कि रुपेश और सोनू कह रहे हैं, तो जब 60 घंटे से लगातार नम्बाला केशव राव और उनके 27 कॉमरेड्स की पुलिस पीछा कर रही थी, लगातार मुठभेड़ें चल रही थी, लगातार हमला हो रहे थे और ये भूखे प्यासे 60 घंटे तक चलते रहे, निकलते रहे, लड़ते रहे और अंत तक वो लड़ते हुए तमाम एक के बाद एक शहीद हो गए। तो नम्बाला केशव राव को यह बात क्यों नहीं सूझी कि वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, जान बच जाएगी। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय, हथियार डालने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और अगर यही एक तथ्य है जो रुपेश और सोनू के वक्तव्य को, बयानबाजी को झूठा साबित करता है और वे नम्बाला केशव राव महासचिव की आड़ लेकर के खुद का बचाव करने की चेष्टा कर रहा है। अगर नम्बाला केशव राव को आत्मसमर्पण करना ही होता तो 50 घंटे तक लड़ते ही क्यों? वे 60 घंटे तक भूखे प्यासे जंगलों में चलते ही क्यों? वे सीधा सरेंडर कर देते। आज वो जीवित भी होते और सोनू और रुपेश की तरह करोड़ों रुपये के मालिक हो जाते। लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा करके उन्होंने अपने जीवन का अवसान कर दिया, लड़ते हुए शहीद हो गए और एक बार भी उनके ज़बान पर आत्मसमर्पण करने की बात नहीं आई। इसी एकमात्र तथ्य से पता चलता है कि नम्बाला केशव राव को बदनाम करने के लिए सोनू, रुपेश जैसे गद्दार उनका सहारा ले रहे हैं। आगे इस पत्र में लिखा है, विज्ञप्ति में, दरअसल दिवंगत कॉमरेड नम्बाला केशव राव ने सतीश को पत्र लिखकर शांति वार्ता की अपनी समझ की कमियों के बारे में बताया था। इन पत्रों में उन्होंने स्पष्ट किया था कि पार्टी को हथियार डालने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और अगर ऐसा कुछ है भी तो इस पर केंद्रीय समिति को ही विचार करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि विश्व क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में जब भी उन देशों में कड़े प्रतिबंध लगाए गए, क्रांतिकारी दलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जनता को कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा था कि जिस पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष को छोड़ दिया और जनता के सामने गई, वह बेकार हो गई। कगार ऑपरेशन में हुए नुकसान से बचने के लिए केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो को फरवरी और अगस्त 2024 में तैयार किए गए उपायों को लागू करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध होना चाहिए और बदलती परिस्थितियों के अनुसार कदम भी उठाने चाहिए, समझाया गया। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कॉमरेड नम्बाला केशव राव की राय हथियार डालकर शांति वार्ता करने की नहीं है। ये पत्र में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं और इस बात को नम्बाला केशव राव ने अपने जीवन का अंत करके अपने 27 अन्य साथियों की शहादत दे करके साबित कर दिया कि वो कभी भी हथियार डालने के पक्ष में नहीं है। अन्यथा वह भी सोनू और ये रुपेश की तरह करोड़ों रुपये कमा लेकर सरकार के साथ रहते और आज वो जीवित होते। नम्बाला केशव राव एक महान क्रांतिकारी की भूमिका निभाए और उसी भूमिका को निभाते हुए वे शहादत को प्राप्त हुए। वे गद्दारी, उनके नाम सोनू और रुपेश जैसे गद्दारों की जबान से
आना भी नहीं चाहिए। बहरहाल इस पत्र ने आगे लिखा हुआ है, देश की परिस्थितियों में आए बदलावों पर विचार विमर्श करते हुए केंद्रीय कमेटी ने 2021 में भारत में उत्पादन संबंधों में परिवर्तन, हमारा राजनीतिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज तैयार किया। इसने इसमें स्पष्ट किया कि यद्यपि देश में सामंतवाद कुछ हद तक कमज़ोर हुआ है, फिर भी यह मुख्य अंतर्विरोध बना हुआ है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि अतीत की तुलना में पूंजीवादी संबंधों में कुछ बदलाव आए हैं, फिर भी अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और भूमि का मुद्दा मौलिक है। इसीलिए दीर्घकालीन जनयुद्ध जारी रहना चाहिए। इसने पिछले दशकों में देश में साम्राज्यवादी वैश्वीकरण द्वारा लाए गए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की और रणनीति में बदलावों की रूपरेखा तैयार की। इसने प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर रणनीति अपनाने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। इसने इस दस्तावेज पर उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। ना तो सोनू ना ही सतीश ने इस दस्तावेज से कोई असहमति व्यक्त की। अब वे दस्तावेज के विपरीत अपने विचार खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पार्टी के लिए यह उपयोगी होता यदि वो देश की परिस्थितियों का अध्ययन करते और उचित सुझाव और सलाह देते। पार्टी के भीतर आंतरिक चर्चा जारी रहती तो यह स्वस्थ होता, लेकिन उन्होंने अपने जिम्मेदार पदों और कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक अध्ययन की कमजोरी का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए किया। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया। यह तथ्य कि कुछ एसजेडसी सदस्य भी इन झूठे सूत्रों को स्वीकार कर लिया और उनके साथ असमर्पण कर दिया, उनके अध्ययन की कमी को दर्शाता है। भारत या किसी भी अन्य देश में शोषक शासक वर्ग सिर्फ इसलिए प्रतिबंधात्मक अभियान चलाते हैं क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन प्रगति कर रहा होता है। इस प्रक्रिया में क्रांतिकारी आंदोलन उतार चढ़ाव और चढ़ाव उतार से गुजरता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी होती है। राज्य के लिए उपयोगी शक्तियां जनता के कमजोर वर्गों से बनाई जाती है। गंभीर नुकसान होता है। हालांकि पार्टियां इस वजह से अपनी रणनीति नहीं बदलती। रणनीति देश की वर्तमान परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। सोनू और सतीश को बदले हुए हालात की व्याख्या करनी चाहिए। ये सभी बातें राजनीतिक चर्चाएं नहीं है। उनकी समझ और विश्वासघात उनके जीवन के लिए भय के अलावा और कुछ नहीं है। पार्टी अपनी कमियों और गलतियों को कभी नहीं छिपाती। पार्टी मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन को 3 अद्भुत हथियारों पार्टी, जनसेना और संयुक्त मोर्चा के अगवा के रूप में निर्देशित करने में हुई गलतियों का उल्लेख केंद्रीय समिति द्वारा 2020 में तैयार की गई केंद्रीय राजनीतिक संरचना समीक्षा में किया गया था, जिसमें कांग्रेस के बाद के 14 वर्षों की गतिविधियों का संश्लेषण और विश्लेषण किया गया था। इसका उल्लेख विभिन्न परिपत्रों में किया गया था। 2020 में तैयार किया गया था और उसकी 14 साल पहले जो है पार्टी ने कांग्रेस किया था, जिसे नवी कांग्रेस कहा गया था, और एकता कांग्रेस भी, जिसमें कि एमसीसी साथ बहुत सारा मर्जन हुआ है। पत्र में आगे लिखा हुआ है, पार्टी सदस्यों से लेकर उच्च स्तरीय समिति तक, उच्च स्तरीय समितियों तक किसी को भी इस पर चर्चा करने, परिवर्तन और परिवर्धन करने का अधिकार है। इस तरह की चर्चा पार्टी के नियमों के अनुसार जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का काम है। सोनू और सतीश ने इस पर कुछ हद तक चर्चा की होगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि दस्तावेज से उनकी राय अलग है। अब सोनू यह कहकर लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि केंद्रीय समिति ने सब कुछ गलत किया है, और सतीश अप्रैल से कह रहे हैं कि पार्टी ने और कुछ नहीं किया है, हम सब मर जाएंगे और यह आत्मसमर्पण कर देंगे। यह विकासवाद के मार्क्सवादी दर्शन के विरुद्ध है, जिस पर वे इतने लंबे समय से विश्वास करते रहे हैं।
इस पक्ष में आगे लिखा है, सच्चे कम्युनिस्ट चीज़ों को विकासवादी भौतिकवाद के नज़रिए से देखते हैं, तभी वे हर परिस्थिति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझ पाएंगे। वे अनुकूल समय में आने वाले नकारात्मक पहलुओं का पूर्वानुमान लगा पाएंगे और नकारात्मक पहलुओं में भी सकारात्मक पहलू देख पाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे पक्षपाती होकर एक कोने में चले जाएंगे और सोनू सतीश ने यही किया। सोनू और सतीश इस जाल में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार खुद को विकसित नहीं किया। उनमें लंबे समय से वैचारिक, राजनीतिक, संरचनात्मक और व्यवहारिक कमियां हैं। निचले स्तर की समितियों से आने वाली आलोचनाओं को स्वीकार करने और उन्हें सही करने में ईमानदारी की कमी के कारण ही वे आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। इसके अलावा वे केंद्रीय समिति को बदनाम कर रहे हैं। केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में सोनू द्वारा समिति में चर्चा किए बिना अपने विचारों को, जिसे केंद्रीय समिति ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था, एक अपील के नाम पर खुलेआम सार्वजनिक करना उनकी राजनीतिक गिरावट और अवसरवादिता को दर्शाता है। एसजेडसी स्तर पर सतीश ने केंद्रीय समिति द्वारा प्रदान की गई वैचारिक और राजनीतिक समझ प्रदान की है। यदि वह पहल के साथ रणनीतियों को लागू कर सकते तो वह आंदोलन के लिए बहुत मददगार होता। यहाँ पर रुपेश ने कई बार कहा था कि सेंट्रल कमेटी के अंदर में जो है कुछ समीक्षाएं हुई थी, उस समीक्षाओं में कई आलोचनाएं हुई थी और यहाँ बहुत कुछ लिखा गया था, लेकिन उसकी जो है सेंट्रल कमेटी नीचे कैडर तक नहीं दे रही पहुँचने के लिए। तो इसी बात का जवाब ये दिए हैं कि ये सेंट्रल कमेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात वहाँ थी नहीं। अगर होती नीचे जरूर जाती, अगर नहीं जाती है इसका मतलब है कि उस सेंट्रल कमेटी के लिए ही बनी है और कुछ बाहर जाने का मसला नहीं है। इस पर मैंने विस्तार से पिछली बार वीडियो में बताया था आपको कि पार्टी की संरचना कम्युनिस्ट पार्टी की खास करके किस तरह की होती है। हर छोटी बातें सार्वजनिक नहीं होती। राजनीतिक बहस भले ही सार्वजनिक होती है, वो भी तब जबकि सेंट्रल कमेटी इसको महसूस करती है। आगे इसमें लिखा हुआ है, यह उपयोगी था लेकिन वे अपनी उम्मीदें पालते रहे। दोनों ने दुश्मन की सीमा को ज़रूरत से ज़्यादा आंका। वे लंबी क्रांतिकारी प्रक्रिया को समझने में नाकाम रहे। उन्होंने अपनी समझ और व्यवहारिक कमियों को छिपाकर कार्यकर्ताओं को गुमराह किया। कई नुकसान झेलने के बाद इस साल केंद्रीय समिति के 8 सदस्य शहीद हो चुके हैं। कगार की शुरुआत से अब तक 16 राज्य स्तरीय समिति सदस्य, दर्जनों डीवीसी और एसी स्तर के सदस्य, पार्टी और पीएलजीए सदस्य और क्रांतिकारी जनता शहीद हो चुकी है और कुछ कार्यकर्ता चिंतित हैं कि वे नुकसान से बच नहीं पाएंगे। पार्टी लाइन से अलग सतीश ने सशस्त्र संघर्ष और खुली गतिविधियों को बंद करने को ही रास्ता माना। उच्च स्तरीय समिति के सदस्य होने के नाते सोनू और सतीश ने अपनी बात पर यकीन कर लिया। यह उनकी नासमझी है। हम उन सभी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवहार और जनता की उन पर टिकी उम्मीदों पर पुनर्विचार करें। देश में ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी, फांसीवादी राज्य उत्पीड़ित वर्गों और समूहों के विरुद्ध निरंतर अन्याय और अत्याचार कर रहा है। जनता में इसके विरुद्ध तीव्र विरोध और प्रतिरोध है। हर जगह संघर्ष हो रहे हैं। केंद्रीय कमेटी ने माना है कि पार्टी इनके आयोजन में पिछड़ रही है और उसने उचित निर्णय लिए हैं। इस निर्णयों के क्रियान्वयन में गंभीर समस्याएं आई है और गलतियां हुई है। हालांकि इस पर विजय पाना असंभव नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति में तूफान, सूखा, बीमारियों से मौतें होती है, उसी प्रकार क्रांति में भी बाधाएं, रुकावटें और क्षतियाँ होती है। इस ऐतिहासिक भौतिकवादी और तार्किक नियम को समझने वाला कोई भी व्यक्ति यह सोचकर निराश नहीं होगा कि क्रांति अब और नहीं हो सकती। जो लोग राजनीतिक पिछड़ेपन और वैचारिक भ्रम के शिकार होते हैं, वे जनता के लिए
और अंतिम क्रांतिकारी लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प खो देते हैं। जो लोग अपने प्राणों की आहुति देने के समर्पण भाव से क्रांति में प्रवेश नहीं करते हैं, वे अंत तक संघर्ष जारी नहीं रखते, बल्कि क्रांति को धोखा देने के लिए धूर्त मन से क्रांतिकारी सिद्धांत, राजनीतिक दिशा और पार्टी के बारे में झूठी बातें बोलते हैं। वे जनता और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं। वे पार्टी से निर्वासित हो जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, या फिर वे जन विरोधी हो जाते हैं। जो लोग जाने अनजाने गलत रास्ते पर चले गए हैं, अगर वे सही सोच रखें तो वे हमेशा क्रांति के पक्ष में लौट आएंगे। क्रांतिकारी कार्यकर्ता और रंगभेद की राजनीति को समझने वाले लोग इन अवसरवादियों की मुक्तापूर्ण बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हम आशा करते हैं कि देश के उत्पीड़ित लोग समूह, लोकतंत्रवादी, प्रगतिशील पत्रकार और आम जनता इन मुद्दों को समझेंगे और क्रांति में भागीदार बने रहेंगे, इसी अपना कर्तव्य समझेंगे। इस अवसर पर हम एक बार फिर घोषणा करते हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कृषि क्रांति के माध्यम से देश में नवजनवादी क्रांति को पूरा करेगी, जनसंप्रभुता प्राप्त करेगी और अंततः समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेगी और अंततः साम्यवाद को प्राप्त करेगी। अब है प्रवक्ता केंद्रीय कमेटी सीपीआई माओवादी। ये पत्र 5 तारीख को लिखा गया था, 5 नवंबर 25 को, और ये 3 पन्ने में पत्र था जो कि इंग्लिश और तेलुगु में दोनों में लिखा गया था। लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस पत्र की जो लिखने का शैली है, वो शैली बहुत ही भाव प्रवण है, कुशल है और एक अच्छी राजनीतिक तरीके से तैयार किया गया है। अगर ये पत्र जैसा कि कहा जाता है कि देव जी के द्वारा ही लिखी गई है, तो निश्चित तौर पर ये कहना होगा कि सीपीआई माओवादी का जो वर्तमान नेतृत्व है, महासचिव देव जी काफ़ी ज़्यादा कुशल नेतृत्व करता है। उनका परिचय तो उसी समय मिल गया था जब सोनू और रुपेश जैसे गद्दारों ने पूरी पार्टी को ही ख़त्म करने, संशोधनवाद के दलदल में ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इसे उन्होंने विफल किया। बहुत बड़ी चुनौती देव जी के सामने महासचिव बनते ही आ पड़ी है। देश की जनता चीज़ों को देख रही है। इन तमाम परिघटनाओं पर पूरी दुनिया की जनता की निगाह है। सभी अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी राय को व्यक्त कर रहे हैं। जो भी है, सरकार भी इस पर अडिग है। सरकार भी इन चीज़ों को देख रही है और सरकार ने लगातार दसियों हज़ार फौज को इनको घेरने के लिए, मारने के लिए भेज दिया है। यहाँ तक कि अब ऑपरेशन हिडमा चलाने की बात चल रही है। सवाल है, जब तक गद्दारी अंदर से नहीं होगा, पार्टी को नुकसान कभी नहीं होगा। गद्दार पार्टी से भाग चुके हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान की संभावना भी न्यून हो गई है। जो नुकसान होना था वो हो चुका है, गद्दारों ने कर दिया। लेकिन इससे एक चीज़ होता है कि सेंट्रल कमेटी के अंदर ही गद्दार मौजूद भी होता है, क्योंकि सुरक्षित पनाहगार सेंट्रल कमेटी ही होता है। इसीलिए कभी माओ त्से ने कहा था, बम्बार्डिंग ऑन हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर पर बम्बार्डिंग करो, मतलब सेंट्रल कमेटी पर बम्बार्डिंग करो। लोगों को हमेशा जांचना परखना एक ज़रूरी कदम होता है। जिस तरह से देश के अंदर, समाज के अंदर हर दिन लोग मरते हैं और उसका निपटान भी लोग उसी तरह से जल्दी से जल्दी कर डालते हैं, उसी तरीके से पार्टी के अंदर भी लोग मर जाते हैं नैतिक रूप से, और उनको भी जो है उसी तरीके से निपटान करना चाहिए। पहचानने की कोशिश होनी चाहिए। पार्टी ने पहचाना भी, लेकिन निपटारा करने में विलम्ब किया, जिसका परिणाम पार्टी ने भोगा।
उदारतावाद शायद यही इसी को कहते हैं। जो भी है, ये पत्र है। सरकार ने लाखों फौज हज़ारों फौज को, दसियों हज़ार फौज को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र के साथ, ड्रोन के साथ भेजा है। पार्टी भी लड़ रही है और जनता उनके साथ खड़ी है। और जो गद्दार सोनू रुपेश जनता को धोखा दे करके शासक वर्ग से मिल चुके हैं, जनता उन पर अब थूक भी रही है। जो भी है यही है, और आगे जो कुछ भी होगा आपको हम बताएंगे। मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप अगर हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे जो आगे बारकोड लगा हुआ QR कोड, उसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं, या फिर हमारे मेंबर बन सकते हैं। और इसके माध्यम से जो हमें आर्थिक सहयोग होता है, इससे हमें काम करने में आसानी होती है, सहूलियत मिलता है। नमस्कार।